कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी चीज़ें जो अन्यथा पब्लिक डोमेन में अननोन थी जी। वो सारी चीज़ें सामने आई थी। उस समय पुलिस के सामने कई सारे चैलेंजेस थे। हमें लोगों को फीड भी करना था, सप्लाईज भी देखनी थी, बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग भी इन्फोर्स करानी थी। तो ऐसे समय में हमारा सूरज जी, प्रशिक्षण हुआ। आप कह रहे हैं कि आप जौनपुर से हैं, तो जौनपुर से मैं भी हूँ। राघवराम पट्टी एक जगह है वहाँ, और कहा जाता है कि वहाँ हर घर में दूसरा आईएएस आईपीएस निकल जाता है। क्या उस जगह से आपको प्रेरणा मिला जौनपुर से में, क्योंकि बहुत ज्यादा आईएएस आईपीएस आते हैं? देखिए, माधोपट्टी नाम है गांव का, हाँ, और मेरे माधोपट्टी। घर के बहुत करीब ही वो गांव है, लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। और आपको कारण बताना चाहूंगा कि क्यों वहां से इतने सारे सिलेक्शंस होते हैं। इसके लिए आपको जो जौनपुर की भौगोलिक स्थिति है वो देखनी पड़ेगी। जी। पुराने जमाने में केवल 2 विश्वविद्यालय वहां पर, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में 2 बड़े विश्वविद्यालय थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जी। ये दोनों जनपद की जो सीमा है ये जौनपुर से लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों विश्वविद्यालयों के करीब होने का लाभ जौनपुर को मिला। जी। जौनपुर के पश्चिमी सीमा पर इलाहाबाद लगता है और दक्षिण तरफ बनारस लगता है। तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जौनपुर के लोगों का दाखिला हुआ, वहाँ से उनको एक अच्छा माहौल और एक अच्छी शिक्षा मिली। और उसके बाद उन्होंने लोक सेवा में ही नहीं बल्कि सेवा के तमाम आयामों में और तमाम साइंटिफिक और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अपनी सेवाएं दी और जनपद का नाम रोशन किया। अगर बात किया जाए आगरा के समय, आप आगरा में हैं, तो यहाँ क्या चैलेंजेस है? क्राइम की खबरें अधिकांशतः आती रहती है, तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ रूट मैप है? देखिए, अगर आगरा की को भी आप देखेंगे तो ये एक बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है। 2 राज्यों से, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आगरा की बॉर्डर लगती है जी। और लगभग अभी करीब 1 साल हुआ है कमिश्नरेट प्रणाली यहाँ पर लागू हुए। और ये कमिश्नरेट सिस्टम जो है अभी यहाँ पर अपने रूट्स खोज रहा है, अभी स्टैब्लिश हो रहा है। और पिछले 1 सालों में बहुत मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं जो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की दिशा में हुए हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें इसकी मंशा है, शासन की मंशा है कमिश्नरेट के माध्यम से, कि जो लोग हैं, आम जन हैं, उनको सहूलियत पहुंचे, उस दिशा में भी कमिश्नरेट ने काम किया है। अभी पिछले दिनों मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, ऐसे तो बहुत सारे इवेंट्स हुए। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड का गैंग हमने पकड़ा यहाँ पर, और उसकी भी बहुत विस्तृत पीसी हुई थी, उसका प्रचार प्रसार भी हुआ था। उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि लगभग 15 लाख लोगों को हमने पोटेंशियली साइबर फ्रॉड का विक्टिम होने से बचाया। जी। और जो फ्रॉड की धनराशि थी वो हजारों करोड़ में थी, उसको बैंक अकाउंट्स में हमने फ्रीज कराया। और जो ऐसी फ्रॉड करने वाले ऐसे मानसिकता के लोग हैं उनको लंबा नुकसान भी पहुंचाया। ये केवल एक उदाहरण है जिसके माध्यम से ये मैं बताना चाह रहा हूं कि हम क्राइम को लेकर ना केवल हम प्रिवेंटिव मोड पे हैं बल्कि ऑफेंसिव भी हैं, कि जो भी क्रिमिनल्स हैं या क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं जी, हम क्राइम उनको करना उनके लिए इतना हानिकारक बना दे रहे हैं या इतना डिसइंसेंटिवाइज कर दे रहे हैं कि अपने आप हमारा क्राइम कंट्रोल हो जा रहा है, जो कि हमने पिछले दिनों में देखा। अगर हम डेटा की बात करें तो सभी मेजर हेड्स में क्राइम में पिछले साल की तुलना में लेस देन 60% क्राइम हुआ है। सभी मेजर, चाहे हत्या हो, लूट हो, अपहरण हो, महिला संबंधी अपराध हो, सब में 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक सभी हिट्स में मेजर डाउनफॉल है। मुझे लगता है कि ये डेटा ही अपने आप में हमारे लिए, हमारे कार्य प्रणाली को और हमारे वर्किंग को सपोर्ट करता है। बिल्कुल। सूरज जी, आप कह रहे हैं कि आगरा जो है 2 राज्यों से बॉर्डर टच करता है, तो बहुत सारे ऐसे अपराधी होंगे आगरा में अपराध करने के बाद मध्य प्रदेश भाग गए, राजस्थान भाग गए, तो फिर यहाँ की पुलिस तो सीमा विवाद में उलझ जाती होगी, तो कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाता है? देखिए, आपकी बात सही है, और जहाँ भी सीमा होती है इस तरह के इश्यूज होते हैं। और बहुत सारे बगल के जो जनपद हैं, भरतपुर और धौलपुर के गैंग होते थे जो पहले के ज़माने में आगरा से अपहरण और पकड़ किया करते थे और फिरौती मांगने का कार्य किया करते थे। लेकिन आप सभी यहाँ पर हैं और आप सबको पता है कि पिछले 2 सालों में ऐसी कोई मेजर घटना घटित नहीं हुई है। और एक संदेश बाहर के अपराधियों में गया है कि यदि उत्तर प्रदेश में घुसकर वो क्राइम करेंगे तो उनके लिए बड़ा ऑफेंसिव एक्शन हो जाएगा। तो स्वतः वो यहाँ की सीमा में प्रवेश करके कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सूचना भी है, बहुत सारे क्रॉस बॉर्डर गैंग्स एक्टिव भी हैं, लेकिन वो समहाउ आगरा में या उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस के कोई इस तरह का कार्य करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है। और ये एक थम्स अप है, एक सपोर्ट है हमारे
जो वर्किंग है उसको लेके। आपने काम किया कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ यूपी उसको कहा जाता है, औद्योगिक नगरी है, फिर आप आगरा में इस समय हैं, दोनों में कुछ मेजर डिफरेंस, वहाँ के वर्किंग कल्चर, यहाँ चैलेंजेस क्या देखिए आप? देखिए कानपुर और आगरा में सिमिलैरिटीज़ कम हैं, डिफरेंसेस ही ज़्यादा हैं। और उद्योग वहाँ पर भी है, पहले काफ़ी विस्तृत उद्योग होता था, टेक्सटाइल मिल्स होती थी, लेदर का भी उद्योग था। और आगरा जो है आज भी एक इंडस्ट्रियल कैपिटल है। इंडस्ट्रियल कैपिटल के साथ साथ टूरिस्ट सिटी बहुत है, यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और जैसे हमारे पास ताजमहल है, लाल किला है और टूरिस्ट मॉन्यूमेंट है, फतेहपुर सिकरी है। ये सारी चीज़ें होने के कारण यहाँ शहर का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। और सारी चीज़ों के साथ पुलिस के ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी रहती है कि जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है अपनी 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 संपत्ति की, अपनी डिग्निटी की, गरिमा की सुरक्षा को लेकर भयभीत ना हो और एक भयमुक्त वातावरण में यहाँ पर वो विजिट करे और आनंद ले यहाँ की मॉन्यूमेंट्स का। सूरज जी, पुलिसिया कार्यशैली पर हमेशा सवाल उठते हैं कि अगर कहीं कोई घटना घटित हो जाती है, पुलिस आ रही होगी, पुलिस आ गई, मतलब इस तरीके के सवाल होते हैं। इसके अलावा आप पर क्या पॉलिटिकल भी दबाव होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है? घटना होने के बाद कहते हैं ना, एक पुलिस हमेशा जो है देर से आती है। ये जो एक परिपाटी चली आई है, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए अगर पुलिसिया तंत्र को और मजबूत करना है? कमी कहाँ आप देख रहे हैं? देखिए इम्प्रूवमेंट तो एक सतत प्रोसेस है और कई सारी चीज़ें मैं आपको फिर एक बार डेटा कोट करके एग्जांपल देना चाहूँगा जी। 112 की गाड़ियां आपने देखी होंगी, हमारी होती हैं, अगर आप कॉल करें तो वो पहुंचती हैं मौके पे। आगरा शहर के अंदर 112 की गाड़ियों का एवरेज रिस्पांस टाइम 6 मिनट 34 सेकंड है पिछले महीने का। इसमें देहात भी है और शहर भी है, मतलब देहात में लगभग 8-9 मिनट के आसपास लगता है और अगर आप शहर से कॉल करते हैं तो आपको 3 से 4 मिनट में गाड़ी यहाँ पहुँच जाएगी। मुझे लगता है कि लिमिटेड संसाधनों में ये एक बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस टाइम है। वैसे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं इसको भी इम्प्रूव करने पर, लेकिन ऐसी जब चीज़ें होती हैं, कम से कम हमको ये एक आम जन को एक ये अश्योरेंस होता है कि कुछ भी होगा हम 112 पे कॉल करेंगे, हमको हेल्प मिलेगी। सर, आप मेरे बगल में बैठे हैं और यहाँ आईपीएस लिखा है, और कितने बच्चे होंगे जो सोचते हैं कि नहीं, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, और आप हमारे गृह जनपद से भी हैं, तो बहुत सारे से जौनपुर के लोग होंगे या प्रदेश के जहाँ भी आप वर्क करते हैं, आपको देखते होंगे, आपसे प्रेरणा लेते हो। वो कैसे तैयारी करें, उसके विषय में थोड़ा बताइए। देखिए यूपीएससी सिविल सर्विस ऐसे तो एक बहुत विस्तृत एग्ज़ाम है। पूरे लगभग जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है ये 1 साल में पूरी होती है। 3 चरणों में ये परीक्षा होती है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है जी, मेंस एक विस्तृत 9 पेपर होते हैं जिसमें से 7 पेपर्स के मार्क्स काउंट होते हैं, 2 कंपलसरी पेपर हैं जो क्वालिफाई करने होते हैं और फिर पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होता है जी। परीक्षा प्रक्रिया की बात करें तो उसके बारे में इंटरनेट पर सिलेबस क्या है, क्या किताबें पढ़नी हैं, वो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट अपनी तरफ से जो मोटी मोटी बातें मैं एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी हैं। 3-4 चीज़ें हैं जो यदि आपके अंदर है तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं मेरे हिसाब से, जो मेरे अनुभव में है। सबसे पहले तो क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है और कंपटीशन का स्तर बहुत ज़्यादा है, तो आपके अंदर अपने आप को लेके एक अपने ऊपर भरोसा, और मैं कहूँगा कि केवल भरोसा नहीं, अपने ऊपर पागलपन की हद तक भरोसा होना चाहिए कि आप अपने आप को बैक करते रहें, तभी आप इस एग्ज़ाम में सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरा, आपको सिलेबस और एग्ज़ाम की समझ, सूझबूझ आपके पास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए कि इस एग्ज़ाम को हमें कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि पढ़ते पढ़ते कई बार साल निकल जाते हैं और आपको ये महसूस भी नहीं होता है कि हमारी तैयारी पूरी है। तो इन सारी 3-4 चीज़ों को अगर हम साथ रखें और डेडिकेटेड होकर मेहनत करते रहें तो हमारी अच्छी संभावना है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। आपने देखा होगा इलाहाबाद में बहुत सारे आपके ऐसे सहयोगी रहे होंगे या ऐसे कलीग्स रहे होंगे जिनके साथ आपने पढ़ाई किया है, कलीग्स नहीं कह सकते, जो आपके साथ सहपाठी रहे हैं। ऐसे सहपाठी रहे होंगे जो तैयारी करते रह गए लेकिन वो उनका हो नहीं पाया सिलेक्शन। तो कमी कहाँ रहती है जो सेलेक्ट नहीं हो पाते लोग? देखिए अब ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे लगता है सीरियस एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जी, और सीटें इस एग्ज़ाम में लगभग 1000 से भी कम हैं। तो सिलेक्शंस तो जो हैं वो 600, 700, 800 ही होने हैं। हाँ। और रिजेक्शन बाकी लोगों का तो होना ही है। हाँ। कई बार आपका एग्ज़ाम के दिन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, तैयारी अच्छी है लेकिन उस दिन आप उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। कई बार आप नर्वस हो जाते हैं, कई बार
आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं उसमें उतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं होते हैं, साथ में से कोई एक दो पेपर भी खराब हो जाता है तो आप बाहर हो जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एक बहुत मुश्किल कंपटीशन है, जी। और इसमें थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के दौरान आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करते रहना होगा, तभी सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ेंगी। सूरज जी, एक सवाल ये, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सफल हैं और पढ़ते सब हैं, लेकिन पढ़ें कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि आपने जैसा बताया कि बहुत लेंदी सिलेबस होता है, पढ़ नहीं पाते हैं, तो इतना समुद्र से कुछ बाल्टी पानी ही निकालना है और सारा समुद्र तो अपने अंदर हम डाल नहीं पाएंगे। एनसीईआरटी के बहुत सारे जो किताबें आई हैं और इसके बाद कहते हैं कि पेपर रोज पढ़ना चाहिए, क्या ये सब बातें मान्य है कि 12th तक आपने एनसीईआरटी क्लियर किया तो यहाँ से एनसीईआरटी को लेकर बहुत सारी परिपाटी लोग गाँव में बच्चों में रहता है कि आप पहले एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए फिर इसके बाद सिविल सर्विसेज में जाइए, ऐसा है क्या? देखिए, जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया हुआ है उसमें एक बात है कि जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है एक आम नागरिक के तौर पे, उसकी आपको समझ होनी चाहिए, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, इतिहास से संबंधित हो, भूगोल से हो, अर्थशास्त्र से हो। अब उसकी समझ के लिए जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं बहुत ही कम पतले पन्नों में, 100-200 पन्नों में उन चीज़ों को सबसे अच्छा समझाने का काम एनसीईआरटी की किताबें करती हैं। जी। समाचार पत्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश विदेश में जो भी घटनाएं हो रही हैं कई बार उससे संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। जी। जैसे अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं, जी। तो यूपीएससी इससे डायरेक्ट सवाल ना पूछ के इस पे एक थिंकिंग वाला सवाल पूछ के आपकी सोचने और समझने की क्षमता को टेस्ट करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से अखबार पढ़ना और केवल पढ़ना नहीं, उसको समझ के एनालाइज करके रखना बिल्कुल। वो जरूरी आपने है। जो बातें बताई, हमारी लाखों करोड़ों दर्शक ने जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे होंगे वो समझे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे होंगे वो समझे होंगे, लेकिन आगरा के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, आप दे सकते हैं। देखिए, लगातार हम आगरा के तमाम संस्थानों में, स्कूलों में, विद्यालयों में जा भी रहे हैं। अभी जो एक मेजर हमारा कंसर्न है सभी लोगों को लेके, वो साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड है। जी। तो आप सभी से जो एक नया संदेश है, हमारी एक साइबर क्राइम की एक पूरा मैनुअल है जिसमें आपके लिए तमाम छोटी बड़ी बातें हैं, क्योंकि आज के डेट में हम सभी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम सभी अपने अपने कैपेसिटी में साइबर स्पेस पे मौजूद हैं। उस साइबर स्पेस में मौजूद होने के दौरान हमारे साथ कोई घटना न घटित हो, हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हमारी सुरक्षा, हमारी डेटा की प्राइवेसी वो बाधित हो या उस पर किसी भी तरह का खतरा उत्पन्न हो। तो हम जब भी अपने आप को साइबर स्पेस में कंडक्ट करें तो बहुत रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट करें। अपने मोबाइल फ़ोन में जितनी भी ऐप्स हैं उनकी परमिशंस को एक बार रिव्यू कर लें, किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, और सबसे ज़रूरी बात, आप सभी ने कई बार सुना होगा, जो मोबाइल नंबर OTP आपके पास आता है या कोई भी अनऑथराइज पर्सन कॉल करता है उसको एंटरटेन ना करें। और OTP जो होता है ये केवल पैसा कटने के लिए आता है, कभी आपको पैसा मिलना होगा तो उसके लिए OTP आपके पास नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ें एक प्रॉपर हमारी यूपी पुलिस की वेबसाइट पर मैनुअल पड़ी हुई है, उसको जाकर देखें, समझें, और अपने आसपास जो वृद्ध और बच्चे हैं जो मोबाइल फ़ोन रखते हैं और अपने आप को साइबर स्पेस में कंडक्ट करते हैं उन तक ये बातें पहुंचाएं, ताकि जो नेफेरियस डिज़ाइन के लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो साइबर स्पेस में हमारे साथ फ्रॉड करने में, स्कैम करने में सफल ना हों। बिल्कुल। तो सूरज जी से हमने हर एक पहलू पर बात किया, एजुकेशन, कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे वो कानून व्यवस्था को देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, किस तरीके से उन्होंने कानपुर से अपनी शुरुआत की, आगरा में तमाम पहलुओं पर उन्होंने विस्तार से इंडिया न्यूज़ के साथ अपना अनुभव साझा किया। सूरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं तो जो सूरज जी ने बताया है कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, आपका ध्येय एजुकेशन होगा, तो जरूर आप एक दिन सूरज जी जैसा बन सकते हैं। उसके लिए दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।